अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नईम बेग, मैं कराची टीवी से आज मौजूद हूँ अंजुमन ताजिरान सिंध और कराची डिवीज़न के सदर हैं जनाब जावेद शम्स साहब, जिनसे आज कराची की सूरत हाल यानी बिज़नेस की सूरत हाल जो है उस पर बात करेंगे। और इन्होंने बहुत काम किया है कराची के छोटे ताजिर हों या बड़े ताजिर। कोविड-19 के अंदर बड़े आपको पता था कराची के अंदर बड़े मामलात होते थे, दुकानें जो है इतने बजे बंद कर दी जाएँ, 10 बजे का भी टाइम दिया जा रहा है, कभी 8 बजे का टाइम था। उनके लिए बड़ी फ़ाइट करी इन्होंने जावेद शम्स साहब से। तो आज उस पे भी बातचीत करेंगे और दीगर मौज़ूआत हैं बिज़नेस के ऊपर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी, वालेकुम सलाम। जावेद साहब, क्या नाम है कराची, मैंने अभी आप ज़िक्र किया है अपने इंट्रो के अंदर, कोविड-19 में आपने बहुत मेहनत करी और काम किया। छोटे ताजिर या बड़े ताजिर हो, उनके लिए एहतजाज के अंदर शाना बशाना उनके साथ खड़े रहे ताजिरों के साथ। क्या समझते हैं कि कराची के ताजिरों को रिलीफ मिल गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने मुझे मौका दिया इस हवाले से बात करने का। देखिए, कराची का जो सिनेरियो है, सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि कराची एक इंटरनेशनल सिटी है, दुनिया के 10 बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। यहाँ के ताजिर बेशक छोटा ताजिर कहलाता है, लेकिन पाकिस्तान की कुल मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कोविड-19 में जहाँ दुनिया भर में कोविड के हवाले से सख्तियाँ झेली गईं, बर्दाश्त की गईं, वहीं पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची के ताजिरों के ऊपर एक ऐसा वक़्त गुज़रा जो कभी ज़िंदगी में हम सोच भी नहीं सकते थे। इस हवाले से मैंने कई चैनल्स पे भी और दीगर दोस्तों से भी और हुकूमती सतह पे भी मुज़ाकरात के दौरान ये बात कही कि जो कुछ भी हम मुश्किल तरीन हालात से गुज़रे, उसमें किसी हद तक हमें ये सोचना चाहिए और ये इसका बिल्कुल एक वाज़ेह पैगाम सामने आता है कि शायद ताजरों और हुकूमत के दरमियान वाज़ेह हिकमत अमली नहीं थी, हमारा एक दूसरे से राब्ते नहीं थे, जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना ज़्यादा हुआ। जिसमें हमने ज़्यादातर कोशिश ये की कि छोटे ताजिर, क्योंकि हमारे से वो लोग ज़्यादा जो है वो राब्ते में थे, जो जिनकी कुल कायनात या कुल उनकी जो मिल्कियत थी दुकानों के अंदर, वो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का सामान था, और उनकी डेली की आमदनी 1000, 1200, 1500 से ज़्यादा नहीं थी। तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे थे। उनके घरों में रोज़ाना की बुनियाद पे खाना जो है वो पकाया जाता है, खाने का एहतमाम किया जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पे आमदनी के ज़रा होते हैं, तो उनका कारोबार चलता है, उनके घर चलते हैं, उनके बच्चों की फ़ीसें चलती हैं, बाकी दीगर मामलात सेहत के हवाले से भी। एक मुश्किल वक़्त था, बहरहाल हमने कोशिश की। अंजुमन ताहिरान सिंध ने पाकिस्तान भर के लोगों के साथ मिल के, बिलखुसूस कराची में हमने छोटे ताजिरों के लिए 22 के करीब मेगा जो है वो सेंटर्स कायम किए कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से, जिसमें हुकूमत सिंध ने हमसे ताउन किया और हम उनके मशकूर भी रहे, और हमें बड़ी अच्छी पजीराई मिली, और हमने ताजिरों के साथ साथ इलाकाई सतह पे भी आने वाले लोगों को, ख़वातीन और मर्दों को, दोनों को जो है कोविड के हवाले से वैक्सीनेट किया। अच्छा, जावेद साहब, एक चीज़ देखा है, अभी आपने सिंध गवर्नमेंट की बात कही, यही सिंध गवर्नमेंट थी जो आपको जो है ना टाइमिंग पे बड़ा मसला होता था कोविड के अंदर के, कभी 8 बजे आपका शेड्यूल निकाल दिया जाता था, फिर आप लोग उसमें फाइट करते थे, फिर जाते थे कि कहते हैं नहीं, फिर हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ होता है। सिंध गवर्नमेंट ने देखिए, सिंध, अंदरूनी सिंध के अंदर पॉलिसी कुछ और थी, कराची हैदराबाद की पॉलिसी कुछ और थी, ये क्यों? देखिए, अंजुमन ताजरान सिंध कराची से कश्मीर तक है, पूरे सिंध के अंदर। और हमारी जो लोगों से राब्ते या जो मामलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पे चलते रहे। कोविड में हमें वाज़ेह तौर पे ये मालूम हो रहा था कि कराची और हैदराबाद को किसी और तरीके से जो है वो डील किया जा रहा है, और अनून सिंध, इवन ये कि कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके थे, जो गडाप टाउन के इलाके या मलीर के इलाके थे, वहाँ पे कुछ रियायत ज़्यादा थी और शहर के अंदर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थी। लेकिन देखिए, इसका सारा मलबा हम हुकूमत सिंध को नहीं दे सकते। ग़ालिबन मैं बड़ा इस मामले में सच बात कहने का आदी हूँ और सच बात कहूँगा कि कराची के ताजिरों ने अपनी यकजहती को मुंतशिर करके इजारादारी कायम करने के लिए हुकूमत की गोद में बैठ के उनके फ़ैसलों पर सर तस्लीम खम किया, जिसका खुमियाजा कराची के ताजिरों के साथ साथ आवाम ने भी भुगता, और उसके बहुत बड़े नुकसानात हुए। लोगों के कारोबार तबाह हो गए, लोग आज तक उस कोविड के नुकसानात को पूरा करने में नाकाम हैं। अच्छा, एक और, बड़ा ताजिर छोटा ताजिर, ये भी सिस्टम बहुत है। बड़ा ताजिर जो है यहाँ से जो है बिजनेस करता था, ठीक, बिजनेस तो वो अपना उठा के फैसलाबाद या कहीं और, ये बंगाल, कुछ ऐसा भी सुनने में आता है, जो बहुत बड़े बड़े ताजिर हैं उन्होंने अपना सेटअप जो बंगाल में ले गए, बांग्लादेश में कर रहे हैं, ठीक है, मगर एसोसिएशन का सदर जो है वो यहाँ
कराची के अंदर मुसल्लत हुआ हुआ है वही शख्स, ऐसा क्यों है? उस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते आप लोग कि भाई ठीक है, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ तिजारत कर रहे हैं और यहाँ से जो है ना सारा पैसा जनरेट करके पंजाब वफाक को दिया जाता है, फिर वफाक जो है हमें भीख की शक्ल में पैसा देती है। तो ये उन्हीं लोगों का करता धरता है। आपने देखा होगा जो बड़े ताजिर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि नाम लूंगा फिर नाराज हो जाएंगे वो। तो ऐसा क्यों है? देखिए, सारे ताने बाने जाके मिलते हैं 35 साल तक इस शहर के ऊपर छोटे ताजिरों के नाम पे सियासत करने वाले उन नाम नहाद मुअज़्ज़ज़ लीडरान के ऊपर, जिन्होंने सिवाय अपनी तशहीर के ताजिरों के लिए कुछ भी नहीं किया। जब कोविड के अंदर लोग वैक्सीन के लिए परेशान थे, कितनी ऐसी ताजिर एसोसिएशन है मुझे बता दें, माँ सिवाय अंजुमन ताजिरान सिंध के, जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया। क्यों? क्योंकि हमें लोगों का दर्द था, हम लोगों से ग्रास रूट लेवल पे राब्ते में। हमारे यहाँ अंजुमन ताजिरान सिंध में गोश्त वाला, सब्जी वाला, कपड़े वाला, फर्नीचर वाला, इलेक्ट्रॉनिक वाला, जूते वाला, कॉस्मेटिक वाला, दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमसे राब्ते में, हमारे मेंबर। लेकिन जहाँ 35 साल से लोग मौजूद थे, उन्होंने इस हवाले से कोई काम नहीं किया। और जो बात आप कह रहे हैं कि जी कराची में काम करके बाहर मुल्कों में, बांग्लादेश या यूएई में या कहीं और वो सेटल हो गए, तो ठीक है, उनका एक हक है, वो अपने कारोबार को सेव करना चाहते हैं। लेकिन अगर कराची के ताजिर ये बात नहीं समझेंगे कि उनके सही वारिस कौन है, उनके लीडरान कौन है, उनके रहनुमा कौन है, उनकी हक और सच की बात कौन अदा करते हैं, तो ये उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अगर वो नहीं समझेंगे तो मुश्किलात उनके सामने इससे ज़्यादा आएंगी। इसमें एक चीज़ और बताता चलूँ मैं, शायद आप ये सवाल करते कि देखें, अभी रिसेंटली हुकूमत पाकिस्तान ने एफबीआर के ज़रिए 6,000 रुपये फिक्स सेल टैक्स जो है वो छोटे ताजरों पे लागू किया, जो बिजली के मीटर पे लगाया गया। 4.5 लाख लोगों को कराची के अंदर जो है वो बिल महसूल हुए। पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले के इलेक्ट्रिक ने इसको जो है इम्प्लीमेंट किया। लेकिन सिवाय वावेला करने के किसी ने अपनी इकदाम जो है वो अदा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन ताजरान सिंध ने पूरे पाकिस्तान के ताजरों की आवाज़ बन के और बिलखुसूस सिंध के ताजरों के लिए सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल की, जो अब भी मौजूद है, और अपना मौक़िफ़ पेश किया कि जब छोटे ताजिर पे सेल टैक्स लगता ही नहीं है, वो इनकम टैक्स में इनरोल नहीं होता जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो वो सेल टैक्स में तो आता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वाज़ेह मौक़िफ़ और कानूनी जंग में हुकूमत को पसपाई हुई, और मिफ्ता इस्माइल साहब जिस वक्त वो वज़ीर ख़ज़ाना थे, उनको हमने बताया कि जी ये मुमकिन नहीं है, लिहाजा इस पर जो है वो किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। आपको एफबीआर को डेटा चाहिए, एफबीआर को लोग चाहिए, इनरोल चाहिए, एफबीआर को इनकम टैक्स में जो है वो ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर रेवेन्यू चाहिए। आप आएँ, बैठें, अंजुमन ताजरान सिंध आपके साथ है। हमने उनसे कहा है कि 20,000 लोग सालाना बुनियाद पे आप हमसे लें, हम आपको इनरोल करवा के देते हैं। लोग इनकम टैक्स में आना चाहते हैं, और आपके पैगाम के तवस्सुत से मैं मौजूदा जो एफबीआर के चेयरमैन हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि किसी भी किस्म के इनकम टैक्स के हवाले से, सेल टैक्स के हवाले से छोटे ताजिरों में सिंध में अंजुमन ताजरान सिंध वाहिद एसोसिएशन है जो कराची से कचमोर तक है, और हज़ारों की तादाद में हमारे मेंबर हैं। इलेक्टेड बॉडी से तमाम डिस्ट्रिक्ट में हमसे रब्ता करें। हम पटिशनर हैं, हम मौजूद हैं अभी अदालत उज़्मा में। लिहाजा अगर हमें बाईपास किया गया तो हम इसका भरपूर एहतजाज भी करेंगे और मज़ीद कानूनी जंग भी लड़ेंगे। अच्छा, अभी एक और कराची के अंदर मैं देख रहा हूँ, ताजिरों के लिए भी है और आम शहरी का तो कोई बेहाल है, उसकी तो बात ही नहीं करते। उससे तो किसी सियासतदान से ये सवाल करूँगा, मगर ताजिर हैं आप, इसलिए मैं आपसे ये सवाल करने जा रहा हूँ। बहुत तेज़ी से कराची शहर के अंदर अफ़गानिस्तान से जो बिज़नेस हो रहा है कपड़े का और दीगर, बहुत तेज़ी से पठारे लगा लगा के बैठ रहे हैं। आप करोड़ों की दुकानें यहाँ लगा के बैठे हुए हैं। कोई सुनवाई नहीं है। सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल सुन बुन है। सिंध के अंदर जो इदारे काम कर रहे हैं वो भी सुन बुन हैं, कुछ बोलने वाले नहीं है। उनके एरिया में जाके अगर आप, मेरी एजेंसियां भी उनके एरिया में जाती हैं तो वो भी वहाँ पे खामोश हो जाते हैं, कुछ डिस्कस क्या हो रहा है। यहाँ पे ताजिर का नुकसान हो रहा है। तारिक रोड ले लें, सदर मार्केट बाज़ार ले लें, आप बड़ी बड़ी मार्केटें ले लें, पठारे लगते हैं उनके, कपड़े का कारोबार हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी हो, वो छा गए यहाँ पर। आने वाले वक्तों में आपको जो नुकसान होने जा रहा है उसके लिए कोई लाएमल बनाया आपने? देखिए, अगर पाकिस्तान की 70 साल दिहाइयों पर मुहित जो अरसा गुजरा है, उसके अगर आप देखें कारोबारी लिहाज से, कराची हब था, हब है और हब रहेगा। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कराची से
सबसे पहले दारुल खिलाफा जो है वो मुंतकिल किया गया। ये इब्तिदा थी कराची को सबोताज करने का, कराची को तबाह करने का। हम्म। बेशक उसके पीछे सियासी मकासद थे या जो भी मामला थे, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन हक और सच बात कहनी चाहिए। काश कराची आज भी दारुल खिलाफा होता तो दुनिया में पाकिस्तान का मेयार और मर्तबा कुछ और होता। लेकिन ठीक है, उस वक्त के लोगों ने, हाकिमों ने जो फैसला किया, कराची के लोगों ने उस पर उस वक्त खामोश एहतजाज किया, लेकिन कराची की आवाज़ हमेशा दबाई गई है और वो दबती रही है और दबती रहेगी। जहाँ तक आपने बात की है कि मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आके यहाँ कारोबार कर रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर मुहीत और मुकीम लोग जो है यहाँ काम कर रहे हैं, उसका एक बड़ा अलमिया ये है कि पिछले 7 साल से मुख्तलिफ कराची के वासी, कराची के शहरी, कराची के बेटे, कराची के लोग ये बात करते रहे हैं कि आप कराची वालों को स्पेस दें, लेकिन बदकिस्मती से हमारे इदारे पाकिस्तान को चलाने की तो कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातों को तो टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हब को, कराची के लोगों को आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिस पर मैं एहतजाज भी करता हूँ। और मैं ये बात कहता हूँ कि जब तक आप ग्रास रूट लेवल के लोगों को ऊपर लाने की कोशिश नहीं करेंगे, कराची और पाकिस्तान नहीं बढ़ेगा, नहीं चलेगा। ये गैर मकामी लोगों का आना कराची के लिए बहुत बहुत बड़ा अलमिया है। इसके दूरस मनफी असरात नुमायाँ होना शुरू हो गए। शहर में डकैतियों की वारदातें, चोरी की वारदातें, शटरों का टूटना, तालों का कटना, ये तमाम उसी गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं किसी एक कौम या कौमियत के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस शख्स के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ जो कराची में आके गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। कराची एक इंटरनेशनल सिटी है, हुकूमत को चाहिए, वफाक को भी और सिंध को भी, तमाम इदारों को, कि यहाँ बसने वालों को एक महदूद वक्त तक शहर में आने की इजाज़त दी जाए, उनकी स्क्रूटनी की जाए। क्यों नहीं कराची को सेव किया जा रहा? क्यों नहीं कराची की ताजिर बिरादरी को ऑन बोर्ड लिया जाता है? मेरा बहुत बड़ा ये सवाल भी है हुकूमत पाकिस्तान से। वफाक में आज नवाज शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, उनसे ये जो पीडीएम की हुकूमत, इतने सारे तमाम लोग मिलकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजल रहमान साहब व दीगर जमातें बैठी हैं, वो क्या चाहती है कराची के साथ? कराची को क्यों नहीं बिल्ड करना चाहती? कराची को क्यों तरक्की की राहों पे जाने नहीं देती? ये कराची के ही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में हमेशा मुश्किल तरीन हालात में जो है ना पाकिस्तानी आवाम की खिदमत की है। रंग, नस्ल और मज़हब के अलावा तमाम इकाइयों को कराची में हम वेलकम करते हैं। कराची में हर वो शख्स कराची का बासी है जिसके आबाव अजदाद की कब्रें यहाँ पर है, वो किसी भी मज़हब से, किसी भी मसलक से, किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि कुछ इदारे, कुछ लोग जानबूझ के इस शहर को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हो रहा है कि सर, इस वक्त अगर किसी के पास 2-3 करोड़ रुपए भी हैं तो कराची से अपनी जायदाद बेच के अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहा है, अपना बिजनेस लेके जा रहा है, वो वहाँ नौकरी करने के लिए तैयार है। आपके शायद इल्म में होगा, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कि हमें कराची में जो गैर मकामी लोगों की मुतवातर आमद है उससे कितने ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, हमारी फैमिलीज महफूज नहीं है, हम खुद महफूज नहीं हैं। अच्छा, इसमें ना हमने एक चीज़ और देखी है। अब नाज़रीन, गैर मुकामी जो आ रहे हैं, अगवाओं की, आपको पता है, वारदातें बढ़ गई हैं। बिल्कुल। डकैतियाँ तो ऐसे हो गई हैं जैसे कोई बाप अपने बच्चे को खिलौने दिलाने ले जाते हैं ना, ईद बकरीद में रश होता है, तो डकैतों का तो ऐसा रश हो गया है। और आए दिन देखें, कभी पुलिस उनको लेके जाती है, मगर कानून के अंदर उनकी कौन सी ऐसी वो है कि वहाँ से कोर्ट से जो वो छूट जाते हैं और दोबारा हम वो डकैती के अंदर मुलविस होते हैं। पुलिस पकड़ती है, ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं पकड़ रही, पुलिस पकड़ती। कुछ अफसरान ऐसे हैं पुलिस के अंदर जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और वो उनको कानून के घेरे में लेके जाते हैं, मगर वहाँ से वो रिहा हो जाते हैं। एक तो ये बहुत तेज़ी से वारदात कराची के अंदर में। अभी आपने माजी की एक छोटी सी झलक दी। 6-7 साल पहले नाज़रीन, तो यहाँ पे एक कराची के सरबराह हुआ करते थे, जनाब अल्ताफ़ हुसैन का नाम लोग लेते हुए अभी डरते हैं। आपने बंद लफ्ज़ों में कहा है, तो खुल के क्यों नहीं लोग सामने आते कि जब वो इस शहर के लिए काम कर रहे थे, क्यों नहीं लोग खुल के सामने आ रहे हैं? उनके लिए बोलें कि भाई ठीक है, कराची की क़यादत है, उसको फ़ाल किया जाए। क्यों नहीं ऐसा लोग बोलते हैं? असल में देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि कराची में जो लोग सियासत कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड कराची से नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि आप जिन शख्सियत की बात कर रहे हैं अल्ताफ़ साहब की, कि उस ग्रुप को या उस कौमियत को या उस लोगों को ही लाया जाए। कराची सबका शहर है। मैं उर्दू बोलने वाला हूँ, लेकिन मैं सबको इस शहर का बासी समझता हूँ, इस शहर का बेटा समझता हूँ, इस शहर का वारिस समझता हूँ। लेकिन शायद जो लोग फैसले कर रहे हैं उनको ग्रास रूट लेवल पर आना पड़ेगा। मैंने कई मरतबा मीटिंगों में पर्सनली भी और ओपनली भी ये कहा है
कि सर कराची को कराची वालों के हवाले किया जाए, आप उन्हें लाएं, वो कराची की खिदमत करेंगे, वो नहीं, कराची को बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए, जहाँ कानूनी तौर पे मामलात हैं, हम उन मामलात में उलझना नहीं चाहते। हम कारोबारी लोग हैं, हमारे लिए शहर का अमन बहुत ज़रूरी है। शहर में जिस हिसाब से कत्लो गारत गरी हो रही थी, जिस हिसाब से लोगों के जानो माल की जो है वो गैर महफूज हो गए थे, तो हुकूमत ने या इदारों ने जो भी इकदाम किए, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब उसके बाद कराची के नौजवानों को, कराची के बेटों को, बच्चियों को इस शहर को संभालने की इजाज़त दी जाए। अभी पीटीआई को 14 सीटें जो है जिस तरीके से दी गई माजरत के साथ, वो कराची में उन्होंने कितना काम किया। 14 के 14 एमएनए जो है वो जाकर जो है वो डीएचए में रहते थे। अब एक दस्तगीर का या लियाकताबाद का या औरंगी का या बल्दिया का या न्यू कराची का या मलिर का बंदा जो है, उसके घर का मसला है, वो क्या डीएचए जाएगा? नहीं जा सकता। देखिए, मैंने कहा ना, इस शहर की बागडोर जिनके हाथ में दी जा रही है या दे दी गई है, वो कराची के लोग ही नहीं है। आप ताजिर क़यादत को देख लें, वहाँ पर भी कराची के लोग आपको मुख्तलिफ लोग ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उर्दू बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे। यही यही मेरा उसकी मतलब उसकी वजह क्या है है। सर? लोग सहम गए, लोग खौफ में हैं, लोग आगे नहीं आना चाहते। अच्छा, हम ये कहते हैं कि आप बाहें फैलाएं, यहाँ के शहरियों को आगे आने की इजाज़त दें, हम आपके कदम से कदम मिलाएंगे। आज पाकिस्तान भर की आवाम को अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती की कोशिश क्यों हुई, ज़रूरत क्यों पड़ी? आपने गलत लोगों को आगे लेकर आए। आप अगर सही लोगों को लेकर आते, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में जितनी बड़ी रैली कराची में अफवाज पाकिस्तान के साथ माजी में हुई है, पाकिस्तान की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हालात हुए, वाक़यात हुए, जुर्म करने वाले को पकड़ना चाहिए और चौक पे लटकाना चाहिए, ताकि शहर में या मुल्क में कभी कोई इस जुर्म की तरफ ना आए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में 92 में कराची में एक बेटी का जो है वो असमत दरी की वारदात हुई थी, उस लड़के को पकड़ा गया, उस पर केस चला और उसे जो है वो जो है सज़ाए मौत दी गई और उसको बाकायदा जो है वो लटकाया गया। उसके बाद एक अरसे तक ये वाक़या कराची में नहीं हुआ और नहीं अब हुआ। तक नहीं होते ये वाक़या। जी। बहुत कम इक्का दुक्का कोई वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बदतरीन मामलात हो। और अभी भी कुछ गुज़िश्ता दिनों कराची में एक बच्ची के साथ वाक़या हुआ था। हमारी सिंध पुलिस ने बड़े एफ़र्ट्स किए, उनको जाके उन्होंने सिंध से पकड़ के लेकर आए, उनको यहाँ पर जो है वो बाकायदा उनको अब अदालत में पेश किया, उनके खिलाफ सबूत पेश किए, वीडियो एविडेंस दिए गए। लिहाजा कराची को चलाने के लिए कराची के लोगों को आगे लाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बरमिला इजहार करना चाहिए, कराची के लोग आगे नहीं आएंगे तो कराची आगे नहीं जाएगा। कराची बढ़ेगा तो चलेगा पाकिस्तान। अच्छा, खान साहब आए। खान साहब जब हुकूमत में आए, महंगाई का वो तूफान नहीं था। अब जो महंगाई का तूफान आप देख रहे हैं आया है, खान साहब के दौर में आया। खान साहब ने तो लाजमियात है, खान साहब के तो दौर में जो लोग यहाँ से नुमाइंदे बने, एमपी एमएलए जो बने, वो तो ऐसे लोग भी कुछ लोग बन गए जो तो गैर एरिए के थे, वो थे ही नहीं, पाकिस्तानी भी नहीं थे। कुछ तो ऐसे लोग भी जो है वो हमारी पार्लियामेंट के अंदर दूसरे जाके मुल्कों बैठे के हैं। भी थे। जी। हम बात करते हैं महंगाई के ऊपर। खान साहब आए, महंगाई का तूफान आया। अब ये महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। छोटे ताजिर जो गली कूचों के अंदर जो अपनी शॉप्स चला रहे हैं, दुकानों की, घी का अगर आप रेट देख लें तो खान साहब से आने के पहले जो मियाँ नवाज शरीफ थे, वो उस दौर में घी का क्या रेट था, चीनी का क्या था, आटे का क्या था। यही ज़रूरत ज़िंदगी है ना आजकल। ज़रूरत ज़िंदगी की मैंने सफ़ेद पोश लोगों को देखा है कि अब वो लोगों से पैसे मांग के, कर्ज लेके कारोबार कर रहे हैं, परेशान है। उस पे क्या करने जा रहे हैं जावेद? देखिए, हमारी कोशिश है कि शहर में हम कम कीमतों पे अशिया और दोनों जो है वो फ़रोग़ करें। लेकिन उसमें एक मसला ये आता है कि जो इदारे या कंपनियां हैं, इदारों से मुराद वो कंपनियां जो ये माल बनाती हैं, वह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक ऐसे लोगों का जाल बिछा हुआ है जो नहीं चाहते कि आवाम तक उसके समरात पहुँचे। सपोज़ अगर अंजुमन ताहिरान सिंध शहर में 25 जगहों पे जो है वो ऑयल और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी जो इस वक्त महंगी हो रही है, चीनी है, आटा है, घी है, तेल है, ये महंगी है। इवन ये कि प्याज आज देख लें, टमाटर देख लें, उसके प्राइस देख लें कितने ऊपर चले गए। ठीक है, हमारी तो पूरी जो है वो इस सैलाब के अंदर बहुत सारी फसलें तबाह हो गई और अगले 1 साल तक हम इस काबिल नहीं है कि उस ज़मीन पे कुछ अनाज उगा सकें। लेकिन जो भी दीगर मुल्कों से आ रहा है, ईरान से आ रहे हैं, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, वो इतनी महंगी चीज़ें नहीं है, लेकिन जब वो पाकिस्तान की मंडियों तक आती हैं, कराची की मंडियों या पंजाब की मंडियों तक, तो बहुत महंगा हो जाता है।
अभी 2 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम देखा, उसके अंदर बताया गया कि 180 से 200 रुपये किलो प्याज जो है वो पंजाब में फरोख्त हो रहा है, फैसलाबाद में और दीगर जगहों पे। सिंध टमाटर जो है सिंध वो सिंध, कराची 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 में भी हो कराची। रहा है। अब देखिए ना, ये ये जो कमिश्नरी निज़ाम है, जिस निज़ाम को आप कहते हैं कि ये आवाम की रहनुमाई और आसानी के लिए किया गया, ये तो नहीं चल रहा। यहाँ तो एक डीसी साहब उठते हैं, उठ के एक मार्केट, जो एक प्राइवेट मार्केट है, उसकी पार्किंग पे कब्जा करके और वहां अपने बंदे बिठा के वहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इस मुल्क का अलमिया क्या होगा? वो भी अपनी जेब के लिए। सर, बात यह है कि सुनने को कोई तैयार नहीं है। एक एसएचओ जो है वो अपने दायरे कार से बाहर निकलता है, किसी भी लीडर को, ताजिर रहनुमा को पकड़ता है, 2 थप्पड़ मारता है, उसकी इज्जत जलील और रुस्वा कर देता है। क्यों कर देता है? हम लाखों रुपए टैक्स देते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम कोर्ट जाते हैं, आज हम 5 महीने से कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के और सेल टैक्स के खिलाफ हैं। सेल टैक्स के लिए हमने पूरा जो है वो तखमीना लगाया है, पूरा उसके अदाद शुमार जमा किए हैं कि कैसे हम पे लागू होगा और कैसे नहीं होगा, किन पे लगेगा और किन पे नहीं लगेगा, और कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। वो हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे फैसले कहीं और हो रहे होते हैं। पाकिस्तान बेसिकली लोगों के रहने की जगह है। पाकिस्तान में 3 वक्त का खाना खा के गुजर अवकात करने की जगह है, लेकिन पाकिस्तान में माजरत के साथ सोचने का अमल नहीं होना चाहिए। दिमाग खाली होने चाहिए, सोच के दायरे महदूद होने चाहिए। पाकिस्तान में किसी सूरत में भी एक आम आदमी उठ के खड़ा नहीं हो सकता, आवाम की बात नहीं कर सकता। उसे जलील और रुस्वा किया जाता है, उसके साथ ऐसा रवैया रखा जाता है कि उसकी नस्लें भी तौबा करती हैं। और कई लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तो बात यह है कि सर, अगर ये नहीं समझोगे तो इसके मज़ीद नुकसान होंगे। और नुकसानात इसलिए होंगे कि आप एक्चुअल लोगों को लेके नहीं आ रहे। शक्कर हो, लाड़काना हो, दादू हो, बदीन हो, हैदराबाद हो, कराची हो, फैसलाबाद हो, पिंडी हो, कोई भी शहर, गुजरांवाला गुजरात हो, आप वहाँ के मकामी लोगों को आगे लेकर आए। इजारादारी है सर। करोड़ों रुपए देकर जो एम पी एम एन ए बन जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए देकर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बनते हैं। तो वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे। आप आए डिप्टी कमिश्नर साहबान, हमें ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक मंडियों तक लेके चले, हम आपके साथ चलते हैं, हम आपको पूरा तरीक़ेकार देते हैं, आप हमारे साथ काम करें, तमाम प्राइजेस कंट्रोल में आ जाएंगे। एक मिठाई की दुकान पर आपने पीओएस का निज़ाम दाखिल कर दिया, वो मिठाई बेचता था 800 रुपये की, अब उसने 1100 रुपये की कर दी है, 1400 रुपये की कर दी है। भाई, आप उससे ये पूछो कि गुलाब जामुन कितने किलो का बनता है? 600 रुपये का। तुम्हारा नफ़ा कितना है? 200 रुपये। उस पर 17% लगा दो, ठीक है। फिर उसके ऊपर हो जाएगा नफा पूरा। नफा। आपने तो उसको खुला ऑर्डर दे दिया कि वो आपके 200 रुपये अलग निकाले, 200 अपने और निकाल दे, 150 पहले कमा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ताजिर ताजिर जो है वो बड़े कोई फरिश्ते हैं। ये आपका मकसद ये है कि जो डीसी हैं और कमिश्नर हैं, ये जो गैर मुकामी हैं, ये जो है यहाँ से एक सफ़ेद बड़ा खूबसूरत सा भत्ता वसूल कर रहे हैं, और उसकी खबर भी किसी को नहीं है। देखिए, हम कैसे ये बात को मान लें कि कोई आके बाहर से बैठ के कराची को समझ लेगा? मुझे आप हैदराबाद छोड़ के आप दादू में, बदीन में, लाड़काना में कहीं भी कोई आप ओहदा दे दें, मुझे बोले मैं वहाँ की खिदमत करूँ, मैं कर ही नहीं सकता। कई सालों तक मुझे वहाँ के जो लोग होंगे, उनके रहन सहन के तरीके, उनके लेन देन के मामलात, उनके बिरादरी सिस्टम को समझने में वक्त लगेगा। लेकिन आप किसी को लेकर कराची में ला के बिठा देते हैं, उसका एक टारगेट होता है 1.5 करोड़ रुपये देकर आया हूँ, 3 करोड़ रुपए कमाने, किसी वक्त भी छुट्टी हो जाएगी, रात के किसी भी वक्त मुझे लेटर मिल जाएगा, अगले दिन रशीद की जगह जमाल बैठा होगा, जमाल की जगह शकूर बैठा होगा। ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ये तबाह हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसको कोई समझने के लिए नईम साहब तैयार नहीं है। समझने को तो छोड़ दें, सुनने को भी तैयार नहीं है। कराची का अलमिया है कि कराची तो का मातम भी अगर आप करेंगे देखिए, तो आप जालिम कहलाएंगे। माजरत के साथ, इससे बड़ा लफ्ज़ मैं अदा नहीं कर सकता। कराची का दर्द इसलिए ज़्यादा है सर, मैं यहाँ पैदा हूँ। मेरे आबा व अजदाद 155 साल पहले माइग्रेट करके सिंध में आए थे, जब पाकिस्तान का वजूद भी नहीं था। उन्होंने बड़ी मुशक्क़तें करी हैं, इतनी दहाइयों से इतनी नस्लें हमारी यहाँ मौजूद हैं। क्यों? फिर भी हम हम गैर हम सॉइल, हम बेटे हैं इस सरजमीन के, लेकिन हमसे ही सवाल किए जाते हैं। क्यों? अरे भाई, हम पे दस्ते शफ़क़त रखो, हमें गले लगाओ, हम इस मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। यही वो लोग हैं, कराची के लोग हैं, जहाँ पंजाबी भी है, पठान भी है, सराइकी भी है, बलोची भी है, सिंधी भी है, मकरानी भी है, मेमन भी है। ये सारे लोग कराची के बेटे तो हैं। कराची खाली उर्दू वालों का नहीं है भाई, कराची से पंजाबियों का नहीं है, पठानों का नहीं है, बलोचों का नहीं है, सिंधियों का नहीं है, सराइकियों का नहीं है। ये तमाम इकाइयों का शहर है। इसको समझने की कोशिश करनी है। 1 साल इस पर एग्रीमेंट कर लें, आप देखें कराची किस तरह फूलता है, शहर के लोग कितने खुशहाल होते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ग्रास रूट लेवल से लोगों को ला के अगर ऐवानों तक पहुँचाएंगे
तो इंशाल्लाह अगले 10 साल में या 5 साल के बाद, 5-10 साल तो बहुत तो दूर है, 5 साल में इस शहर में कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा। लेकिन मजबूर हैं, जो ज़कात देते थे 3 साल पहले तक, आज ज़कात मांगने पे मजबूर हैं। इस जावेद तकलीफ को साहब, कौन बर्दाश्त करेगा? ग्रास रूट पे काम तो हुआ, असेंबलियों में लोग गए, वो पसंद नहीं आया ना, उन अनासिरों को पसंद ही नहीं आई ये सब चीज़ें कि यार ये हम पे मुसल्लत हो जाएंगे। सर, एसी ऑफिस में बैठने वालों को धूप की तपिश और गर्मी की सख्तियाँ और गर्द गुबार कैसे पसंद आएगा? यहाँ तो वो बेटा चाहिए जो रोड पे भी बैठ जाए, रात को वहीं लोगों में सो जाए, वो पसंद नहीं सुबह आता ना। खुद झाड़ू लगाए, अपने हाथ से शहर को साफ करे। अब तो वो लोग ही नहीं है। अब तो यहाँ काउंसलर भी आता है तो अपना टारगेट लेकर आता है कि 2 साल 4 साल बाद मैंने जो है वाइस चेयरमैन बनना है या चेयरमैन बनना है, उसके बाद मैंने अगले 4 साल बाद एमपी के टिकट लेना है, फिर 10 साल बाद एमएनए का लेना है। वो पूरा अपना शिजरा निकाल के लाता है। पहले ऐसे लोग नहीं थे। पहले लोग शहर के और आम आदमी के लिए काम करते थे। जो अगर 7-8 बजे अगर यूसीस का टाइम खत्म हो जाता था, तब भी 10 बजे तक लोग आते थे, तो उनका काम हो जाता था। चाय के होटल पे बैठा हुआ चेयरमैन वाइस चेयरमैन साइन करके जेब में रखता था, स्टैम्प वो लगा के देता था, सुबह उसका काम हो जाता था। आज नादरा में जाए, जलील और रुस्वा हो रहे हैं लोग। लोगों के मियाँ बीवी के अंदर भी ये मामला हो गया कि बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। किसी की बीवी का सर्टिफिकेट जी। एनआईसी जो उन्होंने लॉक किया हुआ है, किसी के शौहर का किया हुआ है, किसी के बाप का किया हुआ है, किसी के ससुर का, किसी की सास का। ये कौन सा माहौल है? कौन से लोग हैं? क्या जो आदमी यहाँ पैदा नहीं हुआ, एक आदमी पूरी दुनिया से पाकिस्तान से उठ के आता है, उसका डोमिसाइल पीआरसी चेक नहीं किया जाता, उसे बर्थ सर्टिफिकेट बना देते हैं। भाई उसका पता करो वो कौन से स्कूल में पढ़ता था, किस क्लास में पढ़ता था, उसके क्लासमेट कौन थे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। क्यों कीजिए? क्योंकि ये प्लानिंग नहीं है ना। प्लानिंग ये है कि यहाँ लोगों को लाके ठहराया जाए। कराची को मुस्तकिल अकलियत में जो है वो किया जा रहा है और उसका इम्पैक्ट आ रहा है। माशाल्लाह से डकैतियाँ बढ़ रही हैं, चोरियाँ बढ़ रही हैं, मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है। पहले हीरोइन ख़त्म हो गई थी, अब आइस बिक रही है, कुछ और बिक रहा है, आगे कुछ और बिकेगा। जो बोलेगा वो मारा जाएगा। कहीं किसी वक्त आप भी किसी की कब्र पे फातिया पढ़ लेंगे, जी पता नहीं मैं हूँ वो कौन हो, मुझे बिल्कुल। नहीं पता। लेकिन बात ये लोगों को समझना चाहिए। मैं आपके तवज्जुह से ये वो इदारों को, हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूँ कि आइए कराची शहर के लिए, कराची के असल वासियों से मिलें। किसी भी अकलियत के लोग हों, किसी भी इकाई के लोग हों, उनके साथ बैठें, इस शहर को बनाएं। इस शहर में सबका हक है। आप दिल खोल के बाहें फैलाएं। कराची आपको इतना कुछ कमा के देगा, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके लिए आपको 2 कदम बढ़ने पड़ेंगे और कराची का पूरा जो कराची के लोग और आवाम है, वो इंशाल्लाह 100 कदम आगे जाएंगे और कराची को और पाकिस्तान को दुनिया की बुलंदियों पे लेके जाएंगे और तरक्की की राह बहुत मजीद जो है वो बढ़ जाएंगी और आगे जाएंगी इंशाल्लाह। जी, ये थे जावेद शम्स, बिजनेस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक। इंट्रो में मैंने पहले इनका तारुफ करा चुका हूँ और बहुत कराची के ऊपर दर्द भरी बात करी। अच्छा लगा इनसे बात करते हुए। कराची के बारे में सोचते हैं, जो 75% जो है वो वफाक को देता है और क्या नाम है 20% भी कराची को नहीं मिलता। तरक्याती आप मित्र देख ही रहोगे। कराची हम जब अभी आ रहे थे तो गली कूचों में रोड्स और गटर ढक्कन गायब, बहुत बुरा हाल था। तो जावेद शम्स ने शम्स साहब ने कराची की बात करी, अच्छा लगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इनसे एक और नशिस्त रखेंगे। कराची की मज़ीद ताजिर बिरादरी जो है उस पर भी इनसे बात करेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि कराची शहर को तरक्की कैसे दे सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।